हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्सेज लाइफस्टाइल। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि हम लोग जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को किस प्रकार से समझेंगे और उसमें होने वाले वेग परिवर्तन अर्थात वेग स्थिरांक को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे और उसमें होने उस वेग स्थिरांक की गणना हम लोग किस प्रकार से करेंगे। यदि आप नहीं जानते हैं कि वेग स्थिरांक क्या है तो थोड़ा सा आपको बेसिक अपने बुक से अवेलेबल पढ़ लेना पड़ेगा, और अगर उससे ज्यादा जानना चाहते हैं तो अभिक्रिया की दर या वेग स्थिरांक पीछे नीचे एक वीडियो पड़े हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है जान लेते हैं। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है बच्चों जिनमें कि अभिकारक की सांद्रता पर पूरी अभिक्रिया डिपेंड नहीं होती, यानी अभिकारक की सांद्रता चाहे घटे या बढ़े उससे अभिक्रिया के उत्पाद पर कोई परिवर्तन नहीं होने वाला होता है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उसके उत्पाद अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करते वो कहलाते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब इसमें जो ये अभिक्रिया कितनी देर में होती है इसके लिए एक कांस्टेंट वैल्यू यूज की जाती है जिसे हम लोग कहते हैं वेग स्थिरांक। वेग स्थिरांक क्या होता है आइए समझते हैं। ठीक, देखिए हमने बताया था कि dx अपान dt ये है अभिक्रिया का वेग। ठीक है, किसी भी अभिक्रिया का वेग किस पर निर्भर करता है? उत्पाद की सांद्रता या अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर मान लीजिए ये A था तो यह A उसका अभिकारक हो गया, उसकी सांद्रता लिखने हैं तो उसके ऊपर हम लोग ब्रैकेट के ऊपर उसके घात उसके अणुओं की संख्या को लिख देते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? अभिकारकों की सांद्रता कहते हैं। चूंकि हमको बच्चों बात करनी है शून्य कोटि की अभिक्रिया की तो एक एग्जाम्पल कोई भी ले लेते हैं, आइडियल एग्जाम्पल लेते हैं जिसे हम लिख सके एग्जाम में। ठीक है, तो माना कि कोई अभिक्रिया है हमारी A, उत्पाद अभिकारक है A और अभिक्रिया बना रहा है। अभिक्रिया होने के बाद हमें कुछ प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है? प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मान लीजिए माना देखिए सब कुछ जो कुछ बोला जा रहा है जिस प्रकार से बोला जा रहा है इसी प्रकार से आपको लिख के करने हैं। चूंकि हम बोर्ड पे नहीं लिख रहे हैं तो आप सुनिए, उसे कॉपी पे जरूर लिखिएगा। ठीक है, तो ये हमारा अभिकारक है और इधर हमारा प्रोडक्ट जनरेट हो रहा है। ठीक, अभिक्रिया के दौरान तो माना कि किसी समय t बराबर 0 पर, समय नहीं है, स्टार्ट होने वाली है अभिक्रिया, उस समय अभिकारक की जो सांद्रता थी वो कितनी थी? A थी, स्मॉल a। ठीक, अब क्या हो रही है? t बराबर कुछ समय पर मान लिया t समय पर, t समय पर जो अभिकारक की सांद्रता थी यह a से घटकर a माइनस एक्स हो गई। दैट्स मीन कि ये क्या हो रही है? अभिक्रिया में अभी जो सांद्रता है ये घट रही है। कितना परिवर्तन हो रहा है? यक्ष परिवर्तन। क्या हो रहा है? माइनस लगाया तो कमी, अभिक्रिया की सांद्रता में कमी हो रही है। ठीक, अब देखिए इसी आधार पर हम लिख सकते हैं। तो चूंकि द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम होता है, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, इस नियम से क्या होता है कि dx अपान dt इज इक्वल टू वही चीज हमने बताया ना अभिक्रिया की वेग निकालने के लिए क्या करते हैं, तो यहां इज इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनलिटी अभिकारक की सांद्रता कितनी बाद में देख रहे हैं तो बाद के लिए a माइनस एक्स के पावर 0। क्यों 0? क्योंकि सांद्रता हमारी शून्य कोटि के लिए निकाली जा रही है। ठीक है, तो यहां जो इस पे होता है वो 0 आता है, कोटि यही होती है 0। ठीक, अब क्या होगा? हम लोग करते हैं इसको सॉल्व। देखिए प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, ये हो जाएगा dx अपान dt इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो यहां लगाएंगे एक शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए एक स्थिरांक, वेग स्थिरांक जिसको कहते हैं। ठीक है, उसका k नॉट और यहां इंटू a माइनस एक्स के पावर 0। हम जानते हैं चूंकि समथिंग पावर 0 यानी a माइनस एक्स के पावर 0 इज इक्वल टू होती है 1। तो यहां भी सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहां हो जाएगा dx अपान dt इज इक्वल टू k नॉट इंटू 1, तो ये हो जाएगा k नॉट। ठीक, ये तो हो गया हमारा वेग स्थिरांक की गणना। ध्यान दीजिएगा, वेग स्थिरांक हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, लेकिन यहां हमें डिफरेंशियल फॉर्म में मिला है तो इससे हम तो अभी जानते नहीं कितना dx की वैल्यू क्या है या dt की वैल्यू कितनी है।
हम रख के निकाल सकते हैं, लेकिन वो भी नहीं, तो हमको एक सिंपल वे में लाना होगा। और इस सिंपल वे में लाने के लिए इसे हमें डिफरेंशिएट फॉर्म को हटाना होगा, जिसके लिए हम क्या करते हैं, इसका समाकलन कर देते हैं। देखिए इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, इसको लिख सकते हैं dx इज इक्वल टू के नॉट dt। देखिए जो नीचे dt था उसका हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिया, तो ये बन गया हमारा क्या, dx इज इक्वल टू के नॉट इंटू dt। ठीक, अब क्या करते हैं, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, देखें दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, ठीक है। अब दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं, समाकलन। दोनों पक्षों का समाकलन करने पे क्या निकल के आता है, देखिए हम लगाते हैं इंटीग्रल ओवर dx इज इक्वल टू के नॉट इंटीग्रल ओवर dt। कुछ लोग कहेंगे सर के नॉट को बाहर क्यों, के नॉट हमारा कांस्टेंट है, जिस वजह से उसको हम लोग बाहर लिख लेते हैं। ये रूल है डिफरेंशिएशन का, सॉरी समाकलन का, इंटीग्रेशन का। देखिए यहां हो जाएगा, अब इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू के नॉट कांस्टेंट है तो के नॉट का के नॉट ही हो जाएगा, dt का वेरिएबल है तो इसका हो जाएगा t। ये हमारा ये निकल के आया। लेकिन हम जानते हैं समाकलन में हम लोग एक यूज करते हैं प्लस c। देखिए c प्लस इधर भी यूज करते हैं, इधर भी यूज करते हैं, लेकिन जब दोनों पक्षों में आ जाए तो किसी एक पक्ष में लिखा जाता है, वो लिख देंगे, उसका कोई मतलब नहीं होता। जहां c एक समाकलन नियतांक है, c क्या है, समाकलन नियतांक है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, चूंकि हम जान रहे हैं कि ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है, किस कोटि की अभिक्रिया है, शून्य कोटि की अभिक्रिया है, तो क्या करेंगे, देखिए जहां इसमें पहले जानते हैं हम लोग c समाकलन नियतांक है, c क्या है, समाकलन नियतांक है। अब क्या करेंगे, c की वैल्यू निकालनी है, इससे हम अभी रखते हैं, ये इसे समीकरण स्टार मान लेते हैं। ये समीकरण स्टार में देखिए इसके अनुसार क्या करते हैं, समीकरण स्टार के अनुसार, चूंकि देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया है, सांद्रता परिवर्तन कितना होगा, 0। सांद्रता परिवर्तन पे कोई डिपेंडेंट नहीं है, अर्थात x बराबर 0 तथा t बराबर 0 पर x बराबर क्या कर देते हैं, 0, या सीधे सीधे हम लोग यहां से समझ लेते हैं। अगर मान लिया हमने t बराबर 0 लिया, पर देखिए यहां t बराबर 0 पर x का मान क्या था, यहां a माइनस 0 यानी ये ही होगा, तो x की जगह कितना आ गया, 0, तो यहां हो जाएगा पर x बराबर 0 होगा। सब लोग जानते हो t बराबर 0 पर x बराबर कितना होगा, 0 होगा। सॉल्व कर सकते हैं, यहां उठा के रख देते हैं समीकरण स्टार में, तो क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c। इसका मतलब निकल के आता है कि c इज इक्वल टू कितना, 0। c इज इक्वल टू क्या निकल गया, 0। अब इस c का मान हम लोग उठा के अपने इस समीकरण में रख देंगे, तो ये हमारा टोटल वेग स्थिरांक भी यहां से निकाला जा सकता है, सांद्रता में परिवर्तन भी निकाली जा सकती है, और समय कितना लगा है ये भी निकाला जा सकता है। तो चलिए उठा के रख देते हैं, पुट करते हैं और सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है। देखिए यहां क्या कर देते हैं, x इज इक्वल टू के नॉट t प्लस c। चूंकि c इज इक्वल टू कितना आया है, 0, तो यहां हो जाएगा x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी प्लस 0, यानी 0 से कोई मतलब नहीं है, x इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी, ये आ गया t। अब देखिए हमको निकालना क्या है, वेग स्थिरांक की गणना करनी है अनडिफरेंशियल फॉर्म में, तो यहां क्या हो जाएगा, के नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी। यही है हमारा क्या, सांद्रता परिवर्तन के लिए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान। अर्थात आप यहां देख सकते हैं कि ये जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू यानी सांद्रता में कितनी परिवर्तन हो रही है उसी पर निर्भर करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शून्य कोटि की जो अभिक्रिया होती है वह प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करती। प्रारंभिक सांद्रता कितनी भी हो उसका प्रोडक्ट उतना ही बनने वाला होता है, ये जो कि पहले से द्रव्यानुपातिक नियम या रासायनिक संयोग के नियम में निहित है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब हम। तो बच्चों हमने जाना अभी
हमने जाना अभी कि शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और उसका वेग स्थिरांक क्या होता है। वेग स्थिरांक के फार्मूले का निगमन भी हमने किया, जो था कि k नॉट इज इक्वल टू एक्स बाई टी। अगर आपसे आप पूछा जाए कि इसका मात्रक क्या होगा, क्या पूछा जाए, मात्रक, तो कैसे मात्रक को ज्ञात करेंगे। देखिए हम जानते हैं चूंकि ये एक्स क्या है, सांद्रता में परिवर्तन है। क्या है, सांद्रता में परिवर्तन, यानी सांद्रता है। तो सांद्रता की मात्रक क्या होता है, मोल पर लीटर। क्या होता है, मोल प्रति लीटर पूरे के बटे टाइम का सेकंड, वही सेकंड है। यानी इसका मात्रक हो जाएगा मोल इनवर्स, सॉरी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर सेकंड। ठीक, ये होगा इसका यूनिट, मोल पर लीटर सेकंड। ये हो गया मोल पर लीटर पे मोल पर लीटर सेकंड, ये इसका यूनिट हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल। अर्ध आयुकाल मतलब किसको कहते हैं, अर्ध आयुकाल किसी भी अभिक्रिया को आधा पूरा होने में, कौनो अभिक्रिया हो, ठीक है, रिएक्शन कोई भी हो, आधा पूरा होने में लगा समय क्या कहलाती है, प्रारंभिक सांद्रता का आधा पूरा होने में लगा समय अर्ध आयुकाल कहलाता है। अब आप लोग के लिए एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, क्या क्वेश्चन है, अगर आप कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा कि मान लीजिए कि हम किसी वस्तु का, कोई वस्तु है हमारे पास, उसका आधा होने में 1 साल लगता है। ठीक, उसका आधा होने में 1 साल लगता है, तो वह अब कब या 3 साल में कितना रह जाएगा। आधा होने में 1 साल लगेगा, तो 3 साल में कितना होगा, यह खत्म हो जाना चाहिए कि नहीं होगा, कि अभी आधा का आधा बचा रहेगा, कितना होगा, आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट में क्या होगा। तो अभी देखिए हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, अर्ध आयुकाल की गणना करेंगे। तो देखिए जो सांद्रता में परिवर्तन है, देखिए अर्ध आयुकाल यानी टी हाफ, अर्ध आयुकाल को क्या किससे लिखते हैं, टी हाफ से। यहां लिखते हैं स्मॉल टी इस तरीके से, और 1/2 सफिक्स में लिखते हैं टी हाफ। तो अर्ध आयुकाल की गणना के लिए क्या करेंगे, देखो आधा समय में कितना होना चाहिए जो सांद्रता में परिवर्तन होगा, सांद्रता में परिवर्तन भी आधी हो जानी चाहिए। कितने समय में, टी हाफ में, टी बराबर कितना, टी हाफ, सांद्रता में परिवर्तन कितना, a/2 हो जाना चाहिए। ठीक है, तो उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा, k नॉट इज इक्वल टू, वेग स्थिरांक तो वही होगी, वेग स्थिरांक में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो यहां हो जाएगा a/2 पूरे के बटे टी हाफ, टी हाफ को इधर भेज देते हैं, तो हो जाएगा टी हाफ, चूंकि हमें अर्ध आयुकाल ही निकालना है, तो टी हाफ इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a/2 k नॉट, a/2 k नॉट। यही हमारा क्या है, अर्ध आयुकाल के लिए सूत्र है। ठीक है, यही हमारा अर्ध आयुकाल का सूत्र है। इस सूत्र की सहायता से हम किसी भी अभिक्रिया के अर्ध आयुकाल की गणना कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए प्रथम कोटि के लिए, अभी शून्य कोटि के लिए अगर आप कर लिए हैं, अब एक बार अपने से प्रैक्टिस कीजिए, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा या वीडियो को फिर से रिपीट करके देखिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आराम से आ जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा सिंपल आपको कहीं पर भी शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की गणना कहीं नहीं मिलने वाला है। एकदम सिंपल वे में है और बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से लिखना होता है। अगर आप इस तरीके से नहीं लिखेंगे तो आपको एग्जाम में नंबर्स काट लिए जाते हैं, नहीं दिए जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इसको बार बार देखिएगा, ध्यान से देखिएगा और जरूर करिएगा इसको। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रथम कोटि की अभिक्रिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।